और स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली और एनसीआर के नामी अस्पतालों में चल रहे काले धंधे का राजफाश हुआ है। एक ऐसा खेल जो किसी को भी जिंदगी और मौत मुकर्रर कर सकता है। एक ऐसा खेल जिसमें बेशुमार पैसा, एक ऐसा खेल जिसकी साजिश 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में रची गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा तो सच जान के सबके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई आम बांग्लादेशी नहीं बल्कि ये थे किडनी के सौदागर, जो दिल्ली में एक नामी डॉक्टर और उसके कंपाउंडर के साथ मिलकर करीब 500 किडनी खरीद चुके हैं। बांग्लादेश में साजिश, भारत में ऑपरेशन। किडनी का काला कारोबार। किडनी चोर गैंग का सनसनीखेज सच। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक ऐसी साजिश रची गई जिसे रचने वाले भी हिंदुस्तानी थे और उसे अंजाम भी भारत में ही दिया गया। ये साजिश थी किडनी के काले कारोबार की। दिल्ली एनसीआर में किडनी का अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यारोपण नेक्सस चल रहा था, उसका भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और नोएडा के 2 नामचीन हॉस्पिटल हैं, उनके डॉक्टर और उनके कर्मचारी समेत बांग्लादेश के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आपको बता दें, करीब 500 लोगों का पिछले कई वर्षों में ट्रांसप्लांट किया गया और इसमें खास बात यह है कि बांग्लादेश से डोनर नौकरी के नाम पर बुलाया जाता था, उसके बाद उसका पासपोर्ट जब्त किया जाता था और पासपोर्ट जब्त करने के बाद प्रेशर बनाया जाता था कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, उसके बाद ही नौकरी मिलेगी। 16 जून 2024, जसोला गांव, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को खुफिया विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि एक गैंग के लोग अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे में शामिल हैं। यह खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। अब बारी थी सूचना की पुष्टि करने की। इन्फॉर्मर की खबर कंफर्म होते ही 16 जून को एसीपी क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में 3 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और पुलिस के जवान थे। इसी रोज टीम ने जसोला गांव में छापेमारी की तो सबके होश उड़ गए। इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त रसेल, रुकोन, सुमन मिया के तौर पर की गई। ये तीनों बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जबकि एक आरोपी की पहचान रतेश पाल के तौर पर की गई, जो त्रिपुरा, भारत का रहने वाला है। इन चारों को पकड़कर पुलिस टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया तो किडनी लेने और देने वाले सभी के चेहरे एक एक कर उजागर होते चले गए। जी, हमने हमारी आईसी यूनिट क्राइम ब्रांच ने एक जो इंटरनेशनल किडनी रैकेट जो हमने पकड़ा है, इसमें 7 लोग गिरफ्तार किया है। इसमें बांग्लादेशी नेशनल्स इन्वॉल्व थे, जो कि पेशेंट भी बांग्लादेशी होते थे, डोनर भी बांग्लादेशी होते थे। तो इनका जो मास्टरमाइंड था रसेल और उसके 2 साथी, वो गिरफ्तार हुए। उनका एक इंटरप्रेटर दोस्त जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उनके 2 डॉक्टर के स्टाफ। तो टोटल 7 हमने गिरफ्तार किए हैं, जो कि ये किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बारी थी किडनी कांड के नेक्सस को समझने की। लिहाजा पुलिस ने एक एक कर कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। इस खेल का मास्टरमाइंड 29 साल का रसेल है, जो बांग्लादेश के कुश्तिया का रहने वाला है। यानी रसेल ही पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड है। ये गिरोह बांग्लादेश के डायलिसिस सेंटर से शिकार चुनता था। नौकरी के नाम पर डोनर को दिल्ली लाया जाता। अल शिफा नाम की ट्रैवल कंपनी इन डोनर्स के रहने खाने का इंतजाम करती। फिर एक फ्लैट में डोनर रिसीवर की मुलाकात कराई जाती। इसके बाद एक नामी डॉक्टर के पास डोनर्स को ट्रांसप्लांट के लिए भेज दिया जाता था। इनका मोटा मोटी यही था कि ये बांग्लादेश से जरूर इन्वॉल्व थे और बांग्लादेशी नेशनल्स भी, जैसे मैं बताया, इन्वॉल्व थे।
ये वहीं से लाते थे पेशेंट्स को और यहाँ पे उनको रुकवाते थे, उनके कागज़ वगैरह फर्जी बनवाते थे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क की वो करते थे, टेस्ट कराते थे और ट्रांसप्लांट करा देते थे। जनरली वैसे तो केस टू केस वेरी करता था, बट जनरली जो पेशेंट है वो 20 से 25 लाख रुपए देता था अपने ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसी में फिर ये आगे जो भी हॉस्पिटल की फीस है उसी से डॉक्टर अपना रखते हैं, और बाकी जो नीचे लोग कागज़ वगैरह बनाने के लिए लोग अपना कमीशन वगैरह उसी में से करते हैं। सूत्रों की माने तो रसेल ने दिल्ली के जसूला गांव में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस किराए के फ्लैट में 5 से 6 डोनर रह रहे थे। ट्रांसप्लांट से पहले की सभी जांचें पूरी कर ली गई थी, लेकिन ऐन पहले पुलिस की रेड में सब रंगे हाथों पकड़े गए। छापेमारी के दौरान रसेल के कमरे से एक बैग जब्त किया, जिसमें 9 पासपोर्ट, 2 डायरिया और 1 रजिस्टर था। 9 पासपोर्ट डोनर और रिसीवर के थे और रजिस्टर में पैसे की लेन देन की जानकारी थी। इसके अलावा पुलिस ने मोहम्मद रोकोन के कमरे से भी एक बैग जब्त किया, जिसमें 20 स्टाम्प और 2 स्टाम्पिंग पैड थी, जो शायद नकली दस्तावेज बनाने के लिए थी। इस कहानी में सबसे बड़ा खेल पैसे का है। जरा इस खेल को भी समझ लीजिए। किडनी चोर का ये सौदा करीब 25 से 30 लाख में होता था। डोनर को करीब 4-5 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि डॉक्टर को करीब 2-3 लाख रुपए दिए जाते थे। फर्जी दस्तावेज पर करीब 50 से 60 हजार रुपए खर्च होते थे। ट्रैवल कंपनी को करीब 20 से 25% पैसे दे दिए जाते थे, जबकि मास्टरमाइंड रसेल के हिस्से में 8 से 10 लाख रुपए आते थे। जो मेन जो आरोपी है वो तो बांग्लादेशी है, और इस मामले में जो डॉक्टर का नाम आया, डॉक्टर विजय का नाम आया, पिछले कई सालों से 15 साल से वो अपोलो में कार्यरत रही हैं। लेकिन वो ग्रेटर नोएडा में कुछ अस्पतालों का नाम आया, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल का नाम आया। तो किस तरह से उस हॉस्पिटल की भूमिका रही है? क्या हॉस्पिटल के अन्य लोगों की भी भूमिका भी तलाशी जाएगी, या अस्पताल प्रशासन को आपने कोई खत लिखा है या जानकारी आपने मांगा है? नहीं, बिल्कुल जो भी ट्रांसप्लांट है वो होगा तो हॉस्पिटल में ही, और अभी तक कोई इस तरह से जितनी भी जांच हुई है उसमें अभी ऐसा और किसी का कोई लिंक नहीं आया है। यानी किडनी को अपना धंधा बनाने वाले रसेल इस काले कारोबार से खूब पैसा छाप रहा था, जबकि वो खुद कभी किडनी डोनर रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए मनीष वर्मा, रिटायर्ड आईएएस अफसर है मनीष वर्मा। कल ही जेडीयू में शामिल हुए थे। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। रिटायर्ड आईएएस अफसर है मनीष वर्मा। कल ही जेडीयू में शामिल कराए गए थे। सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं मनीष वर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, बड़ी जिम्मेदारी और ऐसे वक्त पर जब 1 साल का वक्त रह गया है चुनाव में। जी हाँ, बिल्कुल। जेडीयू के जो महासचिव से राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, उन्हें प्रमोशन दिया गया है। उनको जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, पिछली जो जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद से जेडीयू महासचिव का जो पद खाली था उस पर मनीष वर्मा की नियुक्ति की गई है। तो निश्चित रूप से मनीष वर्मा नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं ओडिशा कैडर के। और इसके पहले भी देखा जाए तो 9 जुलाई को उनको जेडीयू में शामिल कराया गया था। उसके बाद आज दिल्ली में जेडीयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय झा, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति से उनके आदेश अनुसार आज नियुक्ति की गई है और राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं मनीष वर्मा। निश्चित रूप से मनीष वर्मा ने भी यही कहा है कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, 1 से 1.5 साल का वक्त है। ऐसे में बिहार समेत बाकी दूसरे राज्यों में भी पार्टी संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से पार्टी का विस्तार किया जाए, इसको लेकर के जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और निश्चित रूप से जेडीयू की तरफ से देखा जाए, जेडीयू के लिहाज से तो बड़ी जिम्मेदारी है। मनीष वर्मा की नियुक्ति हो गई है राष्ट्रीय महासचिव के रूप में। जी अमितेश, सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इससे जेडीयू को किस तरह से फायदा हो सकता है उनके इस पद पर काबिज कराने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू में देखा जाए तो सीएम नीतीश कुमार के पास चूंकि दोहरी जिम्मेदारी पहले से ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। अगले साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में उन्होंने पहली नियुक्ति की जो कि जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का फैसला हुआ और संजय झा को
पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद मनीष वर्मा की भी ये नियुक्ति हुई है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से जेडीयू की तरफ से पूरी तैयारी है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। 1 से 1.5 साल का वक्त है और मनीष वर्मा चूंकि ओडिशा कैडर के रहे हैं IAS अधिकारी, लेकिन बिहार में भी पटना के भी डीएम रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ भी जुड़े रहे हैं, सीएम के एडवाइजर के तौर पर उन्होंने काम किया है, तो उनका अनुभव है यहाँ पर बिहार का भी। और निश्चित रूप से तमाम उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए पार्टी में पहले लाया गया और पार्टी में आने के 2 दिन बाद ही उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की तरफ से जो ये फैसला हुआ है, ये बड़ा फैसला है और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस फैसले को बहुत प्रमुखता से देखा जा रहा है। चूंकि नालंदा के ही रहने वाले हैं मनीष वर्मा और ओबीसी समुदाय से भी आते हैं। अगर राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग बहुत ध्यान से देखा जाता है, उसके मायने होते हैं। मनीष वर्मा भी कुर्मी जाति के ही बिलोंग करते हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो निश्चित रूप से आरसीपी सिंह भी पहले संगठन महासचिव रह चुके हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जब से बीजेपी में चले गए, जेडीयू से उनकी दूरी बढ़ी, उसके बाद से एक तरह से देखा जाए तो नालंदा के ही रहने वाले एक रिटायर्ड IAS अधिकारी को, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको काफी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। जी, चूंकि IAS रिटायर्ड IAS हैं और उनका लॉ एंड ऑर्डर पर भी पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि कई पदों पर वो रह चुके हैं और कई प्रदेशों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। क्या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में भी उनकी भूमिका अहम रहने वाली है आगे? देखिए, उनको कोई सरकारी पद अगर देखा जाए तो अभी पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। अभी नियुक्ति जो उनकी राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर नियुक्ति हुई है जेडीयू के, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने के लिए होगी, संगठन के विस्तार करने की होगी और उन्हें अपना पद संभालते ही, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, संभालते ही उन्होंने ये बात कही न्यूज 18 से बात करते हुए कि हमारी जिम्मेदारी अगले 1 से 1.5 साल में जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है, उसको लेकर के पार्टी को मजबूत करने, पार्टी के विस्तार करने पर होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों में भी जेडीयू का विस्तार कैसे किया जाए, इसको लेकर के वो आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है और झारखंड में चुनाव होने में ज्यादा वक्त नहीं रहा है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में अमितेश इनकी जो महेश वर्मा जी हैं, इनकी भूमिका झारखंड में किस तरह से रह सकती है? देखिए, झारखंड को लेकर जहां तक सवाल है, झारखंड के प्रभारी के तौर पर अशोक चौधरी पहले से जो मंत्री हैं काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड से रिलेटेड या बाकी दूसरे राज्यों में जहां जहां विधानसभा का चुनाव है, जेडीयू ने पहले ही तय किया है कि बिहार के अलावा अन्य दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार होगा, पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस बात की पूरी कोशिश होगी कि जैसे बिहार में बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जेडीयू का गठबंधन है, ठीक उसी तरह से झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी गठबंधन करके ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जेडीयू अपने आप को मजबूत करने की निश्चित रूप से तैयारी कर रही है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी 1 से 1.5 साल का वक्त है, अगले साल के नवंबर में चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले इसी साल के अंत में झारखंड में चुनाव होना है। लिहाजा झारखंड को लेकर जेडीयू काफी कंसर्न है। जेडीयू को लग रहा है कि वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं, पहले भी हमारे एमएलए वहां पर रह चुके हैं। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जेडीयू में सोशल इंजीनियरिंग को भी ध्यान में रखा गया है। संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल जेडीयू कर रही है और नीतीश कुमार के ऊपर जो दोहरी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सरकार चलाने की भी, उसमें उनका भार हल्का करने के लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है कि संजय झा की जो पहले नियुक्ति हुई, अब मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अमितेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी चूंकि गठबंधन में है, एनडीए में जेडीयू शामिल हुई है, बीजेपी के साथ इनके संबंध कैसे हैं और बीजेपी और जेडीयू को जोड़ने में ये कड़ी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी और जेडीयू के संबंध जो है लोकसभा चुनाव के वक्त से ही बेहतर हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फिर से एंट्री हुई, जेडीयू की एंट्री हुई एनडीए में, नीतीश कुमार वापस आ गए और नीतीश कुमार ने कई मौकों पर इसको दोहराया। पहले सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री के सामने कहा और जेडीयू की कार्यकारिणी की जो बैठक दिल्ली में हुई थी 29 जून को, उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि 2 बार हमसे गलती हो चुकी है, इस बार अब आगे गलती नहीं होगी, इस बार अब इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं है। तो निश्चित रूप से
ये जेडीयू की तरफ से भी कहा गया है, नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया, और नई नियुक्तियां जो हो रही हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है जेडीयू पूरी तरह से एनडीए के साथ मुस्तैदी से रहना चाहती है। और जेडीयू ने साफ किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसका समर्थन बिहार के बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी किया है, चिराग पासवान ने किया है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के घटक दल के सभी नेताओं ने किया है। तो निश्चित रूप से सभी लोग एक सुर में यही बात बोल रहे हैं कि अगले साल विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। तो इसको लेकर के अब किसी तरह की कोई इफ एंड बट वाली बात समझ में नहीं आती है। लग रहा है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और बीजेपी को इस बात की कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी भी चाहती है कि दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की, जिसमें जेडीयू भी महत्वपूर्ण साझीदार है, उसी तरह से बिहार में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगी और उसमें बीजेपी पूरा सहयोग देगी। अमितेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि मनीष वर्मा कौन है। उनको ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब मनीष वर्मा के बारे में एक बार बताते हैं। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं वो। बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और उन्हीं की कास्ट से यानी कि कुर्मी कास्ट से वो आते हैं। तेज तर्रार अधिकारी के रूप में मनीष वर्मा की पहचान है और इसी का फायदा जेडीयू उठाना भी चाहती है। बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, नालंदा से ही नीतीश कुमार भी आते हैं। उनका जो विधानसभा क्षेत्र वो नालंदा है। 2012 में इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पर बिहार आए थे और पूर्णिया और पटना के डीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की उन्हें समझ भी है। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं और उन्हीं की कास्ट कुर्मी कास्ट से वो आते भी हैं। वीआरएस लेने के बाद नीतीश कुमार के सलाहकार भी बने मनीष वर्मा और नीतीश कुमार के बेहद करीबी वो हैं। उसका फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। कल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पुजारी भी मुंबई पहुंच गए हैं। अंबानी परिवार के निमंत्रण पर पहुंचे पुजारियों ने चांदी के बेलपत्र, भस्म और प्रसाद भेंट की है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव शक्ति पूजा भी की गई है। तो दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पुजारी भी मुंबई पहुंच चुके हैं। अंबानी परिवार के निमंत्रण पर पुजारियों ने चांदी के बेलपत्र, भस्म और प्रसाद भेंट किए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव शक्ति पूजा भी की गई। और देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश के कई मशहूर हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मां मेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए हैं। साथ ही शिव शक्ति पूजा कर अनंत और राधिका के लिए मंगल कामना की गई है, जिसके बाद वो तारीख यानी 12 जुलाई यानी कल अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे, जिसका साक्षी बनने के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। और देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मारेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह और शिव पूजा बड़ी भव्यता के साथ हुई है, जिसके बाद वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है यानी 12 जुलाई यानी कल, जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। कल यानी 12 जुलाई यानी वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। शादी से पहले की सभी रस्में और समारोह उत्साह और उमंग के साथ हो रहे हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है।
इस बीच एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन हुआ, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी, जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन, भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ शिव शक्ति पूजा में शामिल हुए। नीता अंबानी भी अपने अलग ही अंदाज में मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आईं। वहीं रात में यंगस्टर नाइट का भी आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग गया। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शादी से पहले मामेरू संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए, जिसमें देश विदेश से आए खास मेहमानों ने समा बांधा। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका साथ फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। पूरी दुनिया से मेहमान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का गवाह बन रहे हैं। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।